चलो ठीक है, 8 एग्जाम्पल हो गए थे ना। ठीक है, नोट, इसी नोट पे लिखना। With increase in intermolecular attraction force, van der Waals force increases, boiling point increases, melting point increases, viscosity increases। लिख लो एक बार पहले, उसके बाद में देखते हैं। सरफेस टेंशन increases, volatility decreases, vapor pressure decreases। लिखा? सुनो अब ध्यान से, कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं मैं हाउ टू कंपेयर के बाद में, है ना। पहले उन पॉइंट्स को मेंशन कर लो, उसके बाद में अपन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कंपेयर में फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, चेक द गिवन कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव, check the covalent compounds, check the given covalent compounds, check the given covalent compounds have H bond or van der Waals force, have H bond or van der Waals force, check the given covalent compounds have H bond or van der Waals force। लिखा? इसी पॉइंट में नीचे फिर ऐसे लिख देना डब्बे के अंदर, स्ट्रेंथ, एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है किससे? van der Waals फोर्स से। स्ट्रेंथ एच बॉन्ड की ज्यादा होती है van der Waals फोर्स से। सेकंड पॉइंट इसी में, सेकंड पॉइंट, इफ ऑल हैव एच बॉन्डिंग, if all have H bonding, if all have H bonding, then check A, इसमें A of extent of H bonding first, extent of H bonding first, इसी का रिमोट लाना, extent of H bonding first, then check A extent of H bonding first, B इसी में B, if extent is same, then check strength of H bond, then check strength of H bond, then check strength of H bond। इसमें से तो रहने दो, फिर पीछे वाला चला दो। चालू है वो? कितना बड़ा रखा है यार, थोड़ा कर दो सही। ठीक है यार, लो देखो, हाँ क्या लिखवाया था? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक्सटेंसिव हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग वाली बात हो गई ना। नेक्स्ट, इफ ऑल हैव van der Waals फोर्स, इफ ऑल हैव, नेक्स्ट पॉइंट, इफ ऑल हैव van der Waals फोर्स, इफ ऑल हैव van der Waals फोर्स VWF, then A इसमें A पॉइंट, सब पॉइंट, then A check van der Waals force VWF directly proportional to molecular mass, check VWF directly proportional to molecular mass first, VWF directly proportional to molecular mass first,
B, if molecular mass is almost same, if molecular mass is almost same, if molecular mass is almost same, then check type of VWF, then check type of VWF, van der Waals force, then check type of VWF, van der Waals force. ठीक है, नीचे इसी में लिखना स्ट्रेंथ इक्वल टू बताओ van der Waals फोर्स में, टाइप ऑफ van der Waals फोर्स में स्ट्रेंथ किसके ज्यादा होती है? कीजोम की सबसे ज्यादा, डाइपोल गया ना, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और लास्ट में इंस्टेंटेनियस डाइपोल, याद है? तो कीजोम लिखो उसमें, स्ट्रेंथ में कीजोम फोर्स, फिर उसके बाद में ग्रेटर देन का साइन के डी बाय फोर्स, लेस देन, सॉरी, कीजोम फोर्स डी बाय फोर्स ऐसे, और उसके बाद में लंडन डिस्पर्शन फोर्स लिखा। अब देखना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देखो, अब आपको बहुत सारे कंपाउंड, सुनना ध्यान से, अब समझ लो चीजें क्या है। बहुत सारे कंपाउंड्स आपको दिए जाएंगे और उन कंपाउंड्स को देकर के आपसे बोला जाएगा इनमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें, या इनमें मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करें, विस्कोसिटी कंपेयर करें, सरफेस टेंशन कंपेयर करें, जो भी उसने प्रॉपर्टी ब्रैकेट में मेंशन करी है वो प्रॉपर्टी का आपको ऑर्डर देना है। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट करते हैं कंपेयर या मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं तो हम हमेशा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस तोड़ते हैं। वाटर को वाटर से अलग करना है, बॉईल करना है, पानी को नीचे लिक्विड से वेपराइज करना है, तो मुझे वाटर के बीच में हो रही कौन सी बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी? एच बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी। कौन सी? एच बॉन्डिंग। मतलब मुझे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके पानी क्या होगा? बॉईल होकर वेपराइज हो पाएगा। आई बात समझ में, है ना? अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस अच्छे हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ज्यादा होते हैं, तो van der Waals फोर्स बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो तोड़ना मुश्किल होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी, विस्कोसिटी भी, सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा। लेकिन वोलेटिलिटी और वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वोलेटिलिटी और वेपर प्रेशर दोनों अपने आप में एक तरह से बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। याद है आपको, है ना? क्योंकि जिसके वेपर जल्दी नहीं बनेंगे, वोलेटाइल नहीं हो पाएगा, उसका वेपर भी नहीं बन पाएगा। जो वोलेटाइल नहीं हो पाएगा उसके वेपर नहीं बनेंगे, वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर का प्रेशर वापस क्रिएट नहीं रहेगा, कम रह पाएगा। इसका मतलब ये दोनों ही कैसे होंगे? अपने आप में डिक्रीजिंग मैनर में होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज घटने वाली और ये प्रॉपर्टीज बढ़ने वाली है। अब आपको कैसे कंपेयर करना है? आपको पहले कंपाउंड्स जो है वो देखने हैं, कंपाउंड्स जो आपको दे रखे हैं उसके अंदर, मान लो कोवेलेंट कंपाउंड आपको दे रखा है, सुना ध्यान से। कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, कल भी समझाया था मैंने आपको। कोवेलेंट कंपाउंड में दो ही प्रकार के बॉन्ड है, या तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आपस में एच बॉन्ड होगा, या कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आपस में van der Waals होगा, है ना? एच बॉन्ड है तो फिर एच बॉन्ड है, और एच बॉन्ड नहीं है तो van der Waals है। एच बॉन्ड कब होगा? जब एच बॉन्ड की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, एफ से या ओ से या एन वगैरह से अगर एच जुड़ा हुआ होगा तो वहां पर एच बॉन्डिंग मिलेगी आपस में। क्या मिलेगी? एच बॉन्डिंग मिलेगी आपस में। और एच बॉन्डिंग की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो पक्का है वहां पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? van der Waals होगा। अब एक कंपाउंड आपको दिया उसमें एच बॉन्डिंग है, एक कंपाउंड आपको दिया उसमें van der Waals है, तो एच बॉन्ड वाले को वैसे ही आगे कर दो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि एच बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ van der Waals से ज्यादा होती है। आई बात समझ में? अगर कोई ऐसे कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा कंपाउंड है, तीनों में एच बॉन्डिंग होती है, तीनों में एच बॉन्डिंग, तीन कंपाउंड दे रखे, तीनों में एच बॉन्डिंग है, तो फिर अगर तीनों में एच बॉन्डिंग हो रही है तो चेक करो एक्सटेंट किसमें ज्यादा है, किसमें एच बॉन्डिंग की मात्रा ज्यादा है, किसमें एच बॉन्डिंग की मात्रा कम है। जिसमें एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने वाली प्रॉपर्टी सारी बढ़ेगी, ज्यादा रहेगी, और घटने वाली कम रहेगी। आई बात समझ में? अगर एक्सटेंट भी सेम हो जाए देन गो फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग। फिर आप स्ट्रेंथ में जाओगे कि कहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा आती है और कहां स्ट्रेंथ कम आती है, और स्ट्रेंथ चेक करना आपको आता है। जितना मोर इन वाले से एच जुड़ा रहेगा वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। याद है आपको वो चीज, है ना? अगर सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें एक में भी एच बॉन्डिंग नहीं है, सारे van der Waals वाले हैं, तो फिर van der Waals कैसे चेक करोगे? van der Waals डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास से, क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो भारी होगा तो van der Waals अट्रैक्शन अपने आप ही बढ़ेगा। बताया था, ये लिखवा चुका हूं वीक फोर्सेस के अंदर, याद है? तो van der Waals फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मॉलिक्यूलर मास के होता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा अपने आप अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने वाली सभी प्रॉपर्टी बढ़ेंगी और घटने वाली घटेगी। अगर दो ऐसी स्पीशीज है जिनका मॉलिक्यूलर मास ही ऑलमोस्ट सेम हो गया, तो फिर क्या चेक करोगे? कीजोम का, या फिर डी बाई का, या फिर
लर्नर डिस्पर्शन फोर्स, मतलब वॉन्डरवॉल के टाइप पे जाओगे कि कीजोम है उनमें या वॉन्डर या डीबाई है या लर्नर डिस्पर्शन फोर्स है। जिसमें कीजोम होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिसके अंदर लर्नर डिस्पर्शन होगा या डीबाई होगा उसका स्ट्रेंथ कम होगा। ये एक पैटर्न है। दोबारा रिवाइज करवा दूं एक बार। देखो कंपाउंड्स कैसे हैं, कोवलेंट कैसे हैं, कोवलेंट। कोवलेंट का कोवलेंट से दो प्रकार का बॉन्ड, या तो एच बॉन्ड या वॉन्डरवॉल। एच बॉन्ड है तो एच बॉन्ड है, नहीं तो कौन सा है, वॉन्डरवॉल है। एच बॉन्ड कब है, एच बॉन्डिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, है ना, एफ ओ एन वगैरह से जुड़ा हुआ होगा। आई बात समझ में। अगर सारे एच बॉन्ड वाले आ गए तो फिर क्या चेक करोगे, एक्सटेंट चेक करोगे। अगर एक्सटेंट सेम हो गया तो स्ट्रेंथ पे जाओगे। अगर सारे वॉन्डरवॉल वाले आ गए तो चेक करोगे मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो गया तो टाइप ऑफ वॉन्डरवॉल पे जाओगे। आई बात समझ में। ये फंडा रखोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। कुल मिलाकर के मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, आपको सिर्फ कंपाउंड से ये पूछना है, कंपाउंड से पूछना कि तेरा तेरे साथ कौन सा बॉन्ड है, कंपाउंड का कंपाउंड के साथ, उसी कंपाउंड के साथ कौन सा बॉन्ड है। क्योंकि आपको मेल्ट करने में क्या करना है, आपको एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ना है। तो उस कंपाउंड का उसी कंपाउंड के साथ में कौन सा बॉन्ड है वो चेक करना है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर ये बॉन्ड वीकर है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जैसी प्रॉपर्टीज कम होगी। आई बात समझ में। तो अब एक काम करो, मैं सारी चीजें यहां पर सारे कंपाउंड्स एक साथ लिख रहा हूं, आप भी साथ साथ लिख लो। उसके बाद में एक साथ इनको सॉल्व करेंगे। जहां मैं स्पेस ज्यादा दूंगा वहां आप भी स्पेस देना, जहां मैं स्पेस कम दूंगा वहां आपको भी स्पेस नहीं रखना है, ठीक है। कल कितने एग्जाम्पल हुए थे, 8 8 या 9? तीन लाइन छोड़ देना, जहां पे गैप ज्यादा है वहां तीन लाइन छोड़ देना, जब गैप कम है दो छोड़ देना। जैसे यहाँ दो छोड़ देना, यहाँ दो छोड़ देना, यहाँ दो छोड़ देना, यहाँ तीन छोड़ देना। यहाँ पे एक बिल्कुल भी गैप नहीं दिख रहा है तो यहाँ गैप छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही हो जाएंगे।
चलो देखो एक बार, ठीक है, एक बार देख लो फिर लिख लेना एक साथ, गैप भी मैनेज हो जाएगा। देखो एक बार ध्यान से करें स्टार्ट, सब बोल देखो ध्यान से। देखो यहाँ पर आपको दो कंपाउंड दिए गए हैं, क्या पूछा उसने इनके बीच में? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है। पहला काम आपका क्या है? कंपाउंड से क्या पूछना है? तेरे साथ कौन सा बॉन्ड है? कंपाउंड का कंपाउंड के साथ कौन सा बॉन्ड है? बताओ यहाँ पर जो एच बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? क्या एच कार्बन से जुड़े हुए हैं, लेकिन कार्बन sp हाइब्रिडाइज नहीं है। कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp3 है। इसका मतलब एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पर एच बॉन्डिंग तो नहीं होगी। अगर ये एच बॉन्डिंग नहीं करेगा तो फिर कौन सा अट्रैक्शन होगा? वॉन डर वॉल। कौन सा होगा? अगर एच बॉन्ड है तो एच बॉन्ड है, नहीं तो कौन सा है? वॉन डर वॉल है। तो यहाँ कौन सा अट्रैक्शन हो गया आपस में? वॉन डर वॉल। अट्रैक्शन कौन सा हो गया यहाँ पर आपस में? वॉन डर वॉल। यहाँ वॉन डर वॉल फोर्स हो गया। बोलो सही है? बताओ यहाँ पर एच ओ से जुड़ा हुआ है कि नहीं है? है। मतलब ये आपस में एल्कोहल 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 क्या करेंगे? एच बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग करेंगे? एच बॉन्डिंग। एच ओ से जुड़ा हुआ है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एच बॉन्डिंग होगी। और जिसमें एच बॉन्डिंग है और जिसमें वॉन डर वॉल है, एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। बोलो सही है ना? आ जाओ यहाँ पे HCl से पूछो, बता HCl तेरे साथ कौन सा बॉन्ड है? वॉन डर वॉल के एच बॉन्ड? हाँ, वॉन डर वॉल। क्यों? क्योंकि Cl से जुड़ा हुआ HCl तभी एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता था जब चिलेशन होता था, रिंग फॉर्मेशन होता था। याद है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका HCl मतलब HCl का किसी कौन सा अट्रैक्शन होगा? वॉन डर वॉल। HNO3 में HO से जुड़ा हुआ रहता है, एक इसमें OH होता है। यहाँ दो OH ग्रुप होते हैं, यहाँ पर तीन OH ग्रुप होते हैं। क्या HO से जुड़े हुए हैं? तो इसमें भी कौन सा है? H बॉन्ड। इसमें भी कौन सा है? H बॉन्ड। और इसमें भी कौन सा है? H बॉन्ड। अगर तीनों में H बॉन्ड है तो फिर वॉन डर वॉल वालों से तो H बॉन्ड का ज्यादा हो गया। और तीनों में H बॉन्ड है तो चेक करो एक्सटेंट। यहाँ से यहाँ जाने पे एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग बढ़ेगा। अगर एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि H बॉन्ड तीनों में सेम हो गया। देन गो फॉर द एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग फर्स्ट। यहाँ पे एक OH है, दो है और तीन है। OH की संख्या बढ़ रही है, एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग बढ़ेगा। एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आया समझ में? आ जाओ H2O2। H2 में क्या पूछा है? बॉइलिंग पॉइंट। बता भाई H2 तेरे साथ कौन सा बॉन्ड है? मैं कहता हूँ वॉन डर वॉल। क्यों? क्योंकि H और H जुड़े हुए हैं। FON से जुड़ता तो मैं कहता कि H बॉन्डिंग है, लेकिन H यहाँ पे सिर्फ H से जुड़ा हुआ है तो आपस में कौन सा अट्रैक्शन होगा? वॉन डर वॉल ही होगा, है ना? यहाँ O2 में H ही नहीं है तो यहाँ तो पक्का कौन सा है? वॉन डर वॉल ही है। यहाँ पर तो अपने को पता ही है वाटर वाटर में कौन सी बॉन्डिंग होती है? H बॉन्डिंग है। अब H बॉन्डिंग वाला तो वैसे ही ज्यादा हो गया, है ना? अब इन दोनों में चेक, अब दोनों वॉन डर वॉल हो गए। चेक मॉलिक्यूलर मास फर्स्ट, है ना? और यहां से यहाँ आने पे मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ रहा है। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ऑर्डर क्लियर है ना? आ जाओ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पेरानाइट्रोफिनॉल में क्या पूछा है? बॉइलिंग पॉइंट। लाइव वालों आपको रेड विजिबल है ना? रेड कलर विजिबल है? पता पड़ा? पूरा भर दें उसके बाद कहो, है ना? ठीक है, ओके। देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पेरानाइट्रोफिनॉल में क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा। क्या पूछा है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा। बताओ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तेरे साथ कौन सा बॉन्ड है? कौन सा? H बॉन्ड के वॉन डर वॉल? हाँ, मैं कहता हूं वॉन डर वॉल बॉन्ड है। अरे बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का अंदर ही अंदर H बॉन्डिंग होता है, इंट्रामोलिकुलर। याद है? कुछ ऐसा था कि नहीं था? ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था आपने यहाँ पर, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल था कुछ ऐसा, याद है आपको? ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई थी? इंट्रा। तो एक के अंदर इंट्रा तो दूसरे में भी इंट्रा, तो आपस में कौन सा? वॉन डर वॉल। क्योंकि H बॉन्डिंग तो वो अंदर ही अंदर कर चुके हैं, आपस में नहीं कर रहे हैं। अपन कौन से बॉन्ड चेक कर रहे हैं? आपस के अंदर के? आपस के चेक कर रहे हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में आपस के बॉन्ड तोड़ने हैं, इंटरमोलिकुलर तोड़ने हैं। और इंटरमोलिकुलर ये दोनों OH ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल किससे जुड़े हुए हैं? वॉन डर वॉल से। क्योंकि अब बताओ पैरा किससे जुड़ा हुआ है आपस में? H बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि पैरा पे ऑर्थो पॉसिबल था कि नहीं था? सॉरी, पैरा पे H बॉन्डिंग पॉसिबल थी क्या? ये वाली नहीं थी, तो ये आपस में ही जुड़ रहे होंगे पक्का। एक पैरा दूसरे पैरा से आपस में जुड़ रहा है H बॉन्डिंग से। किससे? H बॉन्डिंग से। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है सिचुएशन? आ रही है चीज समझ में? है पक्का कौन सा H बॉन्ड है। और यहाँ वॉन डर वॉल है, वॉन डर वॉल से H बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, सरफेस टेंशन पूछा तो भी, विस्कोसिटी पूछा तो भी, मेल्टिंग पॉइंट पूछा तो भी, जो भी बढ़ने वाली प्रॉपर्टीज पूछी वो बढ़ रही है ना? इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज से मत जाना, ये तो एक लिखने वाली बात है, ऑर्डर कंपेयर करवा रहा है। यहाँ जाओ CH3OH H2O क्या पूछा है? अब बताओ HO से जुड़ रहा है, H बॉन्डिंग होगी आपस में। यहाँ पर यहाँ भी कौन सी बॉन्डिंग है? अब H बॉन्डिंग, देन चेक व्हाट? एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ही H से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दो तो लोन पेयर करते हैं बॉन्डिंग और दो H करते हैं बॉन्डिंग। टोटल बॉन्ड कितने बनते हैं यहाँ पे? 4। अगर आप देखो जैसे मैं बताऊं यहाँ पर एल्कोहल है, एल्कोहल ऐसा होता है, ये भी H बॉन्डिंग करेगा और ये भी करेगा। बोलो सही है? एक H बॉन्ड, एक एल्कोहल से कितने H बॉन्ड बन रहे हैं? 2। मतलब ये कितने बना रहा होगा? 2 H बॉन्ड। कितने बना रहा होगा? एक ही दो आपस में 2 बना रहा होगा। और वाटर वाटर से कितने बनाता है?
4 H बॉन्ड बनाता है। क्या यहां से यहां आने पर एक्सटेंड बढ़ा? अगर एक्सटेंड बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी, सॉरी सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा, सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये भी बढ़ रहा है, तो ऑर्डर कैसा आएगा? तो सही है। आ जाओ इसमें, यहां पर ये यहां से लेकर के यहां तक है ना, 14 से लेकर के 18 तक के सारे एग्जांपल जो हैं, इन सभी के अंदर एक ही चीज कंपेयर करनी है अपने को। क्या? इन सब में देखो H2 D2 T2 कोई H बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां भी कोई H बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, क्योंकि H ही नहीं है। अगर H है तो सिर्फ इनमें है, वो भी कार्बन वगैरह से जुड़ा हुआ है, H बॉन्डिंग नहीं कर सकता है। अगर H है तो यहां पर है, मुझे पता ही है यहां तो होता ही वॉन डर वॉल है, आई बात समझ में, और बाकियों में तो H ही नहीं है। इसको H बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी तो नहीं, सिर्फ कौन सा अट्रैक्शन है आपस में? वॉन डर वॉल अट्रैक्शन है। और वॉन डर वॉल अट्रैक्शन मुझे पता है, बॉइलिंग पॉइंट अगर मुझे पूछा है, इन सब में बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वॉन डर फोर्स के। वॉन डर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मॉलिक्यूलर मास के। इसका मतलब इन समय मॉलिक्यूलर मास से आंसर निकल के आएगा। और ऊपर से नीचे आ रहे हो कि लेफ्ट राइट जा रहे हो? ऊपर से नीचे आ रहे हो, इसमें ऊपर से नीचे आ रहे हो, इसमें ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, अरे हो। ऊपर से नीचे आने में मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ते हुए क्रम में आ गया। और H2 से D2 का मॉलिक्यूलर मास वैसे ज्यादा, और D2 से T2 का मॉलिक्यूलर मास वैसे ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, आइसोटोप से ना। तो सबके अंदर एक ही फंडा से अपने आंसर निकाला, मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डर वॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। आया समझ में? आ जाओ, ICl और Br2 में क्या पूछा है? बॉइलिंग पॉइंट। बताओ क्या चेक करेंगे? क्या ये कंपाउंड में H है तो कौन सा अट्रैक्शन? वॉन डर वॉल। यहां पे कोई H है तो कौन सा अट्रैक्शन? वॉन डर वॉल। दोनों में वॉन डर वॉल, देन चेक व्हाट? मॉलिक्यूलर मास। मैं कहता हूं मॉलिक्यूलर मास इसका और इसका ऑलमोस्ट सेम है। कैसे पता चला सर आपको? कैसे पता चला? ऐसे पता चला, देखो आपने कुछ पढ़ा है वो डोबेराइनर का ट्राइड नियम, जो ये बोलता था कि अगर F का Cl का Br का आयोडीन का, जैसे ये है, तो वो ये बोलता था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर आप एटॉमिक मास का या मॉलिक्यूलर मास का एवरेज लेते हैं तो बीच वाले के बराबर आता है। तो I और Cl से मिलकर जो कंपाउंड बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ICl। तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास का जो सम है, वो Br2 के मॉलिक्यूलर मास के सम के बराबर आएगा। आया बात समझ में? डोबेराइनर ट्राइड से, है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ICl का मॉलिक्यूलर मास और Br2 का मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। यहां लिख रहा हूं ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास यहां पे। अब नाउ मॉलिक्यूलर मास इज सेम, देन चेक व्हाट टाइप ऑफ वॉन डर वॉल। क्या देखोगे? टाइप ऑफ वॉन डर वॉल। अब मैं बताऊं ICl में I की n कम है, Cl की n ज्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा n क्या है? जीरो के नॉन जीरो? जीरो। और इसमें डेल्टा n Br2 में जीरो है, तो ये नॉन पोलर हुआ और ये पोलर। अब पोलर का पोलर से कौन सा बॉन्ड? डाइपोल मतलब कौन सा? कीजोम। कौन सा? कीजोम। और नॉन पोलर का नॉन पोलर से कौन सा? डिस्पर्शन। याद है? डिस्पर्शन। अब बताओ कीजोम की स्ट्रेंथ ज्यादा कि डिस्पर्शन की? कीजोम की। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कर लोगे क्या? मैंने एक एग्जांपल जान करके डाला ये वाला कि आ जाए तो, अदरवाइज आता नहीं है, जनरली पूछेगा नहीं, इतना डिटेल तक नहीं जाएगा कि वॉन डर वॉल भी चेक करवा रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड भी चेक करवा रहे हैं, फिर वॉन डर वॉल में मॉलिक्यूलर मास भी सेम कर दिया, फिर उसके अंदर फिर कीजोम तक जाना है, नहीं। आया समझ में? है ना। हालांकि वैसे अगर बच्चे क्या करते हैं, तुक्के में भी इसको सही कर देते हैं, सर ये पोलर, ये नॉन पोलर, पोलर का अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, ठीक, आ गया आंसर। लेकिन रियल देखा जाए तो रियल एक्सप्लेनेशन तो ये है। आपको सीक्वेंस वाइज चलोगे ना तो पता चलेगा। तो सेम चेक मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम, चेक कीजोम टाइप और डी बाई टाइप या डिस्पर्शन टाइप। आई बात समझ में? है ना। सीक्वेंस तो यही है, और वैसे भी तुक्के से भी सही हो जाता है ना। चलो आ जाओ, इन दोनों में, तीनों में क्या पूछा है? विस्कोसिटी। तीनों में H से जुड़ा हुआ है, तो मतलब सबके अंदर क्या है? H बॉन्ड। यहां भी क्या है? H बॉन्ड। यहां भी क्या है? H बॉन्ड। और यहां भी क्या है? H बॉन्ड। तीनों में H बॉन्ड है, तो यहां से यहां जाने पे क्या नंबर ऑफ OH बढ़ रहे हैं? अगर नंबर ऑफ OH बढ़ेंगे तो एक्सटेंट बढ़ेगा, और एक्सटेंट बढ़ेगा तो पक्का है विस्कोसिटी भी बढ़ेगा। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी वो भी बढ़ जाएगा। ये लो यहाँ पे बढ़ रहा है। आ जाओ, CO2 और SiO2 में क्या पूछा है? मेल्टिंग पॉइंट। बताओ CO2 के साथ कौन सा फोर्स? बॉन्ड वॉल। भाई H बॉन्ड, H नहीं है तो H बॉन्डिंग तो पॉसिबल है ही नहीं। और SiO2 को चेक ही नहीं करना, ये जाइंट मॉलिक्यूल था, कल लिखवाया था, कुछ याद है? SiO2 जाइंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड था। इनका तो आयनिक से भी ज्यादा होता है, ये तो फिर भी वॉन डर वॉल ही रख रहा है CO2, तो इसका मतलब पक्का है कि इसके कंपैरिजन में इसका ज्यादा होगा। HF। अब यहां से वो एग्जांपल से जो अपन ऑलमोस्ट कर चुके हैं, यहां तक के सारे एग्जांपल नए थे। अब ये वाले एग्जांपल वो हैं जो अपन कर चुके हैं। याद है H बॉन्डिंग में अपन ने इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकाला था। मैंने कहा था ग्रुप नंबर 15, 16, 17 के हाइड्रेट्स में ऐसे कंपाउंड जिनमें H बॉन्डिंग होती है उनमें बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाती है। याद है HF फर्स्ट पोजीशन पे आया था,
बाकियों में अपन ने मॉलिक्यूलर वेट चेक किया था। ईमानदारी से बताना याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब तो फिर मैं साइड में थोड़ा लिख के बता दूं। आ रहा है? किस चीज को नहीं आ रहा? बहुत बड़ा गधो, एच बॉन्ड रिवाइज ही नहीं किया, इसका मतलब तुमने ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 ये लिख पाया था ऐसे कुछ। मैंने कहा था HF, HCl, HBr, HI, यहाँ पे लिखा था H2O, H2S, H2SE और H2Te, यहाँ लिखा था NH3, PH3, ASH3 और HBS3। याद आ रहा है आप? मैंने कहा था इन तीनों में होती है H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग कार्ड से अपनी पोजीशन फर्स्ट बनाई थी इसने बॉइलिंग पॉइंट में, और यहाँ पर चेक कर रहा था मॉलिक्यूलर मास, ऊपर से जाने में मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा था तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, याद है? तो फर्स्ट के बाद सेकंड ये आया था, थर्ड ये आया था, फोर्थ ये आया था। अब याद आ रहा है? इसमें भी फर्स्ट क्या आया था, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और यहाँ पर फर्स्ट लगता है ऐसा कि इनकी तरह ये भी फर्स्ट आएगा, लेकिन ये कैसे आया था? ये आया था फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ। आया समझ? अब याद आ गया? बस ये वही वाले पॉइंट्स हैं, देखो ध्यान से, आ जाओ। तो ये HF, HI ये रहा, ये तो आ गया फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड नंबर पे HI, फिर HBr, फिर HCl, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा था, मेल्टिंग का नहीं लिखा था। यहाँ पे लिख रहा है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, और मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है, HI आगे है और HF पीछे है, बस। ये HI आगे आ गया, HF पीछे आ गया, बाकी ऑर्डर बिल्कुल सेम है। क्यों ऐसा हुआ? Why HI is greater than HF in volume in melting point values? उधर मत देखो, उधर का कोई रोल नहीं है, वो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर लिक्विड टू गैस जा रहे हो और मेल्टिंग में सॉलिड टू लिक्विड आ रहे हो, दोनों की स्टेट में बहुत अंतर है, और यही रीजन भी है। लिक्विड टू गैस आना और सॉलिड टू लिक्विड आना, सॉलिड टू लिक्विड आने में आपको पता है HF का जिगजैग स्ट्रक्चर था, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी, याद है? HI का जिगजैग स्ट्रक्चर नहीं होता, HI का लिक्विड में, ये सॉलिड स्टेट के अंदर देखा जाए तो लीनियर पैकिंग होती है। कैसी होती है? और लीनियर पैकिंग होगी जब HI लीनियरली अरेंज होंगे तो रिपल्शन की मात्रा कम होगी। HF की जिगजैग से ज्यादा होगी रिपल्शन, सॉरी कम होगी। HF के जिगजैग स्ट्रक्चर है उसमें रिपल्शन ज्यादा है, और लीनियरली जो अरेंज है उसमें रिपल्शन की मात्रा कम है। जो सीधा सीधा जा रहा है उसमें रिपल्शन कम, और जो जिगजैग जा रहा है उसमें रिपल्शन ज्यादा है, और जिसमें रिपल्शन कम है उसका सॉलिड, उसका नेटवर्क जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। सिंपल सी बात है ना, कोई चीज अगर अच्छा नेटवर्क रखती है, सीधे सीधे अरेंज है, तो उसका बनने वाला सॉलिड स्ट्रेंथफुल होगा, मजबूत होगा। और जो जिगजैग है जिसमें रिपल्शन ज्यादा है उसका सॉलिड बनने वाला वीकर होगा, और जिसका स्ट्रेंथ वाला सॉलिड होगा उसको पिघलाना उतना ही मुश्किल, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसलिए HI कहां गया? आगे। HF कहां गया? पीछे। अब इसमें आ जाओ, इस वाले ग्रुप के अंदर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बिल्कुल सेम। वाटर का सबसे आगे H2TE, H2SE, H2S, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों बिल्कुल सेम है। इस वाले पे आओ, इस वाले के अंदर अभी हमने बोला फर्स्ट नंबर पे ये था, फिर अमोनिया था, तो फर्स्ट नंबर पे HBH3, फिर NH3, ASH3, PH3, बोलो सही है? मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में NH3 आगे, HBH3 पीछे, बाय। बताओ रीजन? वही रीजन, बिल्कुल सही बोल रहे हो। NHN, इसमें क्या था? लीनियर पैकिंग था कि नहीं था? हाँ, मैंने कहा था एक अमोनिया के जस्ट पीछे दूसरा, दूसरे के जस्ट पीछे तीसरा, तीसरे के जस्ट पीछे चौथा, लीनियरली पैक्ड थे। एवरेज पर अमोनिया मॉलिक्यूल 2 H बॉन्ड निकल रहे थे। याद है? 100 नाइट्रोजन, 300 हाइड्रोजन, 200 हाइड्रोजन को कुछ नहीं मिलेगा, 100 हाइड्रोजन को एक लोन पे मिल जाएगा। तो कोई को, किसी के हाइड्रोजन को पूरे मिल गए, किसी को कुछ भी नहीं मिला। एवरेज कितना निकल रहा था? 2। कुछ भी याद नहीं आता यार, आ रहा है क्या? हाँ, तो ये लीनियर एच बॉन्डिंग थी, और लीनियर एच बॉन्डिंग थी तो अमोनिया सबसे आगे है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया आ गया। इसमें LiNA बता भाई, लिथियम तेरे साथ कौन सा बॉन्ड? ये मेटल है, मेटल का मेटल के साथ मेटलिक बॉन्ड। तो इन सब में कौन सी चीज कंपेयर हो रही है? मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। और मुझे पता है मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मेटलिक बॉन्ड में पढ़ा था कब? जब एलिमेंट किसमें हो? ग्रुप में। किसमें हो? ग्रुप में। पीरियड में नहीं होगा। पीरियड में क्या देखा था? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन मेटलिक बॉन्डिंग। याद है डी ब्लॉक का वो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जिसमें कहा था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर Mn का एकदम कम हो गया था, फिर Fe, CO, Ni, कॉपर, जिंक। याद है? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट एकदम से Mn में कम हो गए थे, D5 स्टेबिलिटी। याद आ गया? तो पीरियड में देखते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को और ग्रुप में देखते हैं साइज को। तो ग्रुप में ऊपर से साइज बढ़ेगा, मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, और मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो मेटलिक बॉन्ड भी कम होगा। तो हो गया ऑर्डर, बोलो सही है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था, ये फर्स्ट डे के थे, सेकंड डे वालों में गड़बड़ था। याद है? सेकंड डे वालों के अंदर मैग्नीशियम पीछे पीछे चला गया था। बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम आना चाहिए था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आना चाहिए था, पर लेकिन मैग्नीशियम चला गया था लास्ट में। मैंने कहा था इसको समझाना है अगर मुझे तो एक नई थ्योरी बतानी पड़ेगी आपको, पॉलिंग थ्योरी, जो मेटलिक बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से समझाती है, रेजोनेंस से। उसको समझने से बेटर है आप इसको याद ही कर लो।
मुझे तो ये भी याद है कि मैंने क्या क्या बोला था, तुम्हें याद ही नहीं आता कुछ भी, सबके चेहरे ब्लैंक हो रहे हैं। मैं बिना बात के इतनी मेहनत कर रहा हूं कि एक एक चीज के 40-40 एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, फिर 5-5 6-6 एग्जाम्पल के लायक हो तुम लोग, तुम इतने एग्जाम्पल के लायक नहीं हो अगर ऐसे बैठना है तो। एक ही कॉन्सेप्ट के 4-4 एग्जाम्पल घुसे रहो कि यहां नहीं तो यहां, यहां नहीं तो यहां, यहां नहीं तो यहां, समझ में आ जाए। अपन तो यहां भी ब्लैंक, यहां भी ब्लैंक, यहां भी ब्लैंक, यहां भी ब्लैंक है, अपन खाली है, अपन तो अपने कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो तुम्हें रिवाइज नहीं करना होता तो कोई मतलब नहीं है फिर। गिनती के लेते कि 4-5 बच्चों को याद आ रहा है, बाकी सब क्लास खाली पड़ी हुई है सब। और फिर क्या टीचर का फॉल्ट है, समझा नहीं पा रहा है, रिवाइज अपन करते ही नहीं है। पुरानी चीजें अगर नहीं पढ़ के आओगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है क्लास का। मत आओ तुम, क्लास भी मत आओ फिर। आगे जो पार्ट चालू होने वाला है वो तो ऐसा है कि अगर आपने उसको रोज के रोज रिवाइज नहीं करा तो मान के चलना पूरी इनऑर्गेनिक गई आपके हाथ से, पूरी इनऑर्गेनिक। ऐसा पार्ट चालू होने वाला है जस्ट मेल्टिंग पॉइंट के बाद में, इसके जस्ट बाद में रिएक्शंस पार्ट आएंगी। इतने भर भर के रिएक्शंस आएंगे, 200 300 400 रिएक्शन आने वाली है आगे अगले 4-5 चैप्टर के अंदर। अगर आपने वो जो अगले 2-3 लेक्चर का पार्ट बचा हुआ जो आपने नहीं किया ढंग से रिवाइज और सुना नहीं ढंग से, आपने याद नहीं किया उसको, तो मान के चलना आगे के 4 चैप्टर उड़ गए आपके पूरे। बट फॉल्टी कौन हो गए? आप लोग नहीं, हम लोग। आप फॉल्टी नहीं होंगे उसके अंदर, आप लोग रिवाइज ही नहीं करते हो। इधर भी कुछ याद नहीं आ रहा, इधर भी कुछ याद नहीं आ रहा, इसको बताने के लिए मुझे पूरा बताना पड़ गया, ये बताया था तब जाके चीजें याद है कि हाँ ऐसा कुछ बोला था। तो ऐसे अगर हर चीज को बेटा पुराना रिवाइज करवाना पड़ेगा, हर एक लेक्चर में एक लेक्चर पुराना, 2 लेक्चर पुराना रिवाइज करना पड़ेगा, सिलेबस नहीं होगा आपका। चीजें कट करनी पड़ेंगी, ना वो आप चाहोगे ना मैं चाहता हूं, कट करना नहीं चाहता मैं चीजों को। पर अगर चीजें पूरी चाहिए ना, टाइम पे करना है, तो चीजें होनी चाहिए याद, याद ही नहीं होंगी, रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। हर चीज दोबारा बतानी पड़ेगी, दोबारा बतानी पड़ेगी, दोबारा बतानी पड़ेगी, तो इतना टाइम थोड़ी दे सकते हैं टॉपिक को। ऐसे में नहीं करना है यार। ये याद आया कुछ भी नहीं आया तुमको तो याद। देखो इधर, देखो इधर, कुछ अब एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। CCl4 SiCl4 में देखा जाए तो क्या पूछा है? बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। यहां से यहां आने पर अगर आप देखोगे Cl4 दोनों में कॉमन है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो इसमें भी वॉन्डरवॉल फोर्स है, इसमें भी वॉन्डरवॉल फोर्स है, क्योंकि H तो कहीं है नहीं तो H बॉन्डिंग तो होगा नहीं। अब वॉन्डरवॉल वॉन्डरवॉल में देखोगे तो यहां से जाने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, लेकिन और तक कैसा आता है? डिक्रीजिंग आता है। ऐसे H2 हीलियम के अंदर मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, यहां से यहां जाने पे इसमें भी वॉन्डरवॉल है और इसमें भी वॉन्डरवॉल है, लेकिन देखा जाए तो इसके यहां से यहां आने पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, ये 1-1 होता है, ये 1-2 होता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया तो वॉन्डरवॉल बढ़ेगा, वॉन्डरवॉल बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर उल्टा आता है। जिंक कैडमियम मरकरी का भी बता चुका हूं, मैंने कहा था 3D का, 4D का और 5D का। 3D 4D 5D में ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप के अंदर डी ब्लॉक में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो जाती है, इसलिए मेटलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ अनपेड इलेक्ट्रॉन से नहीं निकलती है, ग्रुप के अंदर निकलती है जेड इफेक्ट से। और ऊपर से नीचे आने पर जेड इफेक्ट बढ़ेगा, अट्रैक्शंस बढ़ेंगे, मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। उस हिसाब से 3D से 4D, 4D से 5D का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहां था उल्टा, क्योंकि इसके अंदर नेचर कैसा था? लिक्विड मेटल। पता ये मैंने कहा था जो मेटल पहले से पिघला हुआ उसका मेल्टिंग पॉइंट लीस्ट होता है। और इसी के साथ में ये एक्सेप्शन बताया था कि कॉपर का आगे AU का सेकंड नंबर पे 5D आ जाता है और यहाँ पे 4D रहता है। याद करने वाली बातें थी, 2-3 पॉइंट उतारो।
क्वेश्चन नंबर 11 में बॉन्ड बॉल के नीचे लिखा हुआ मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ रहे हैं। तनिषा, ये दूसरा देना मार्कर। हटा दो फर्स्ट टू कॉलम्स। हम्म,
डन, पूरा हो गया। ये वाला कॉलम हो गया अब तो पूरा इधर का। देखो अब सुन लो 2 मिनट थोड़ा सा। ये जो अब पार्ट चालू होने वाला है ना, मतलब ये मान के चलो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 चैप्टर जैसे होते हैं, तो 7 में से एक पीरियोडिक चैप्टर को हटा दो, पूरा थ्योरेटिकल बेस है। केमिकल बॉन्डिंग में अब तक का पार्ट पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, है ना। आगे कभी हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे जैसे, वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसमें कम रिएक्शंस है, मतलब थ्योरेटिकल तो है पर रिएक्शंस कम है ना। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर है। ये चैप्टर्स ऐसे हैं, हाइड्रोजन भी इंक्लूड कर सकते हो आप क्योंकि आधा उसमें रिएक्शंस ही है। तो मतलब मान के चलो 7 में से 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो पूरे रिएक्शन बेस्ड हैं, पूरे रिएक्शन बेस्ड हैं, सिर्फ भर भर के रिएक्शंस ही आएंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा फोबिया जो बच्चों को रहता है वो ये रहता है कि रिएक्शंस कैसे याद होंगी, रिएक्शंस के प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, है ना। अब यूं मान के चलना जितनी भी रिएक्शंस आने वाली हैं उनमें पूरा इनऑर्गेनिक में जितनी रिएक्शंस आती हैं उनमें 80 से 90% रिएक्शंस जो होती हैं या 85% रिएक्शंस जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक को बिलोंग करती है। एक है थर्मल स्टेबिलिटी हीटिंग इफेक्ट वाला पार्ट जो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरा टॉपिक होता है हाइड्रोलाइसिस। क्या हाइड्रोलाइसिस आएगा पी ब्लॉक के अंदर, और थर्मल स्टेबिलिटी हीटिंग इफेक्ट वाला पार्ट है जो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बॉन्डिंग का यहीं तक का पार्ट ऐसा था जो अब तक अपने किया वो थ्योरेटिकल पार्ट था। अब पूरा पार्ट यहां से मान के चलो आप सब रिएक्शन चालू हो गई, यहां से रिएक्शन स्टार्ट होगी। इसका अगला चैप्टर एस ब्लॉक पूरा रिएक्शंस है, इसका अगला चैप्टर पी ब्लॉक पूरा रिएक्शंस है, उसका अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन पूरा रिएक्शंस है, उसका अगला चैप्टर डीएनए ब्लॉक पूरा रिएक्शंस है, उसका अगला चैप्टर हाइड्रोजन आधा रिएक्शन है। ये मान के चलो अगर आपने ये वाला टॉपिक जो अपन पढ़ने जा रहे हैं आज कल परसों, क्योंकि ये 2-2.5 लेक्चर का टॉपिक है, परसों तक खत्म होगा, नेक्स्ट मतलब 2 लेक्चर लगेंगे इसके अंदर, आपके अभी आधा घंटा ही बचा है। ये 2-2.5 लेक्चर का ये पार्ट और 2-3 लेक्चर का हाइड्रोलाइसिस वाला पार्ट, ये 5 लेक्चर का पार्ट ऐसा रहेगा जो आपकी पूरी रिएक्शंस के बेस बना देगा। और 2 लेक्चर का अपन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बिहेवियर वाला पार्ट पढ़ेंगे। 7 लेक्चर का पार्ट ऐसा आएगा जो अपना कहीं ना कहीं पूरी रिएक्शंस को बेस बना देगा कि आपको रिएक्शन सॉल्व कैसे करनी है, कैसे करना है। आपको कोई सा भी रिएक्शन दे दे, कोई सा भी कंपाउंड दे दे, आपको पता चल जाएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेकिन इसको ध्यान से सुनना, इसका रिविजन प्रॉपर करना, इसमें गलती मत करना। इसको जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना बेटर याद होगा और उतना ही रिएक्शंस आपके लिए आसान हो जाएगी। थ्योरी हर कोई कर लेता है, इनऑर्गेनिक में स्कोर वो करता है जो रिएक्शंस पे कमांड करके जाता है। आई बात में थ्योरेटिकल सब करेंगे, इनऑर्गेनिक में थ्योरी बस थ्योरी वाला काम नहीं है, थ्योरी तो सभी सॉल्व कर लेंगे, रिएक्शंस भी जिसका कमांड है वो इनऑर्गेनिक ले जाता है हाथ से, है ना। तो अब यहाँ पे वही वाला पार्ट चालू हो रहा है, तो सिंसियरली पढ़ना घर जाकर के, यहाँ तो पढ़ोगे इसी पर सिंसियरली घर जाके रिवाइज करना, ताकि अगले दिन आए तो ब्लैंक ना मिलो। अगले दिन आए तो ये ना हो कि सर हमें याद नहीं आ रहा है कि कल क्या बताया था, ऐसा होगा ना तो फिर गड़बड़ रहेगा मामला, है ना। देखो ध्यान से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले एक टॉपिक देख रहे हैं अपन यहाँ पे, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है ऐसा कुछ करना, मतलब या मैं कह दूं इनडायरेक्टली कोई कंपाउंड दिया गया आपके सामने, लेट्स सपोज, और कंपाउंड को हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपाउंड को हीट कर रहे हैं, और कंपाउंड को हीट करके देख रहे हैं कि वो कंपाउंड हीट के प्रति कितना स्टेबल है, मतलब वो हीट करने पे टूट रहा है अंदर से या नहीं टूट रहा है। अंदर से टूटने की बात करी है। अब अपन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं तोड़ रहे हैं, अब अपन आपस के बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हैं, अब कंपाउंड्स के इंटरनल बॉन्ड्स का क्लीवेज करेंगे। अगर अंदर के बॉन्ड्स टूट जाते हैं हीट करने पर तो वो कंपाउंड थर्मली लेस स्टेबल है। कैसा है? लेस स्टेबल है। अगर कम टेम्परेचर पे टूट गए,
अगर कंपाउंड को हीट किया और कम टेम्परेचर पर ही कंपाउंड टूट गया, इसका मतलब वो थर्मल हीट के प्रति लेस स्टेबल था, डिकम्पोज हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया उसका। अगर कोई कंपाउंड टूट रहा है, अंदर से टूट रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके टूट रहा है, तो वो कंपाउंड थर्मली बहुत स्टेबल था, बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके नहीं टूटा, उसके बाद जाके टूटा। इसका मतलब थर्मल के प्रति उसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी थी, इतना सारा टेम्परेचर बियर कर गया, नहीं टूटने दिया अपने आप को, लास्ट में जाके टूटा। या कोई कंपाउंड ऐसे हो जिनके अंदर कितना ही टेम्परेचर दे लो आप, हजारों डिग्री का टेम्परेचर भी पहुंचा दोगे, तब भी वो ब्रेक नहीं होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं, टूटते ही नहीं है, तो वो थर्मली मोस्ट स्टेबल है, थर्मली मोस्ट स्टेबल है। आई बात समझ, थर्मल स्टेबिलिटी का समझ में आया मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, आपने क्या किया, यहाँ पे वाटर लिया, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। मैंने 100 डिग्री का टेम्परेचर दिया, क्या हो गया? बॉइल हो गया। वाटर से वाटर किसमें चला गया? वेपर फेज में चला गया, गैस किस फेज में चला गया। क्या वाटर मॉलिक्यूल के कोई अंदर के बॉन्ड्स का क्लीवेज हुआ या आपस के बॉन्ड्स का क्लीवेज हुआ? हाँ, ये जो आपस में वाटर के बीच में जो एच बॉन्ड बन रहे थे, इनको आपने तोड़ दिया कितने डिग्री से? 100 डिग्री से। और वाटर को, लिक्विड से वाटर को वेपर बना दिया, क्योंकि फॉर्मूला H2 यहां भी है, H2 यहां भी है, इसका मतलब इसको कुछ नहीं बिगड़ा है, आपस के बॉन्ड टूटे 100 डिग्री पर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वाटर मॉलिक्यूल का थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाए, वो अंदर से टूट जाए, ये वाले बॉन्ड वाटर के तोड़ना चाहते हो, तो वो टेम्परेचर 100 डिग्री से नहीं होगा, वो 2200 डिग्री से होगा। वाटर मॉलिक्यूल इतना स्टेबल मॉलिक्यूल होता है कि 2200 डिग्री पे जाकर के वो बॉन्ड टूटते हैं। पानी के अंदर के ये वाले OH बॉन्ड अगर टूट गए, तो वो इस टेम्परेचर पे टूटेंगे, और इस टेम्परेचर को पहुंचते ही जब बॉन्ड टूटेंगे, तो यहां से 2 H मिलके क्या बनाएंगे? एक तो H2 और O2 मॉलिक्यूल हाफ O2 की फॉर्म में बाहर निकल गया। इसको मैं बोलूंगा कि ये क्या हो गया? इसका थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन। जब कंपाउंड का नेचर ही बदल जाए, जब कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है, हीट करने पर। और कंपाउंड अगर सेम कंपाउंड रहता है, चेंज नहीं होता है, अपना एग्जिस्टेंस खो नहीं रहा है, बस स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो वो मेल्टिंग या बॉइलिंग कहलाती है। आ रही बात समझ में, है ना? पर यहां पर क्या हुआ? ये कंपाउंड अंदर से विघटित हो गया, अंदर से डिकम्पोज हो गया, टूट गया। इसका मतलब ये क्या है? इसका थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। आपके कोर्स में जो कंपाउंड्स अपने को स्टडी करने हैं, जो कंपाउंड्स अपने को स्टडी करने हैं थर्मल डिकम्पोजिशन जिनका, वो कुछ 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ऐसे सॉल्ट्स हैं जो पॉलीएटॉमिक एनायन रखते हैं, अपने अंदर पॉलीएटॉमिक एनायन रखने वाले सॉल्ट्स हैं, या ऐसे सॉल्ट्स हैं जो मोनोएटॉमिक एनायन रखते हैं। पॉलीएटॉमिक अंदर अपने कोर्स में कौन कौन से हैं? जैसे कार्बोनेट्स को पढ़ना है अपने को, सल्फेट्स का डिकम्पोजिशन देखना है, बाइकार्बोनेट्स का, नाइट्रेट्स का, हाइड्रोक्साइड्स का, इनका देखना है। और मोनोएटॉमिक में ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स का देखना है। ऑक्साइड और क्लोराइड अपने कोर्स में है, जिसमें सिर्फ क्लोराइड का देखना है, ऑक्साइड्स का देखना ही नहीं है। ऑक्साइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो ब्रेक ही नहीं होते हैं। आप हजारों डिग्री का टेम्परेचर भी दे दोगे ना, तब भी ऑक्साइड्स ब्रेक नहीं होते। जैसे बाहर मिट्टी पड़ी हुई है, रेत पड़ी हुई है। अब रेत क्या है? एक ऑक्साइड ही तो है, SiO2। सिलिकॉन ऑक्साइड का फॉर्मूला, रेत का फॉर्मूला SiO2 होता है। वो रेत है, मिट्टी है। आप रेत को कितना ही टेम्परेचर, भगोनी कढ़ाई में लेकर के उसको कितना ही जला लो, कर बिल्कुल नीचे आग लगाए बैठो 24 घंटे, वो पिघलेगी नहीं, टूटेगी नहीं। पिघल तो जाएगी, टूटेगी नहीं, पिघले भी नहीं, इवन वो पिघलती हुई काली पड़ जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं। टूटना, डिकम्पोज होना मतलब SI और O के बीच के बॉन्ड टूटना, वो नहीं हो पाता है। उसके अंदर काली पड़ जाएगी बिल्कुल। ऐसे कंपाउंड जो बिल्कुल टूटते ही नहीं है, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं थर्मल के प्रति, हजारों डिग्री का टेम्परेचर आसानी से बियर कर जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, BeO, ये सब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ऑक्साइड, जिनको बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर की परत चढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। बड़ी बड़ी भट्टियां जिनमें आयरन ओर, मतलब ओर्स की मेटलर्जी की जाती है, मेटल्स की मेटलर्जी की जाती है। ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस सुना होगा आपने, आयरन की मेटलर्जी, बड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस होता है। तो वो बड़ी सी भट्टी के अंदर हजारों डिग्री का टेम्परेचर होता है, नीचे से आग लगा के रखते हैं जहां आयरन की मेटलर्जी होती है। तो वो बड़ी भट्टी अगर ऐसी नहीं हुई कि अंदर की परत उसकी उस टेम्परेचर को बेयर करने वाली नहीं हुई, तो आयरन पिघलेगा बनता हुआ, और साथ में भट्टी भी पिघलेगी। अच्छा लगेगा, आयरन आ रहा है, भट्टी भी साथ साथ ही आ रही है। भट्टी तो वहीं रहनी चाहिए ना, तो भट्टी वहां कब रहेगी? जब वो स्टेबल होगा, उस टेम्परेचर को बियर करने वाली लाइनिंग परत, सरफेस उसके अंदर की जाएगी। वो किसकी जगह जाती है? ऑक्साइड्स की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड की, सिलिकॉन ऑक्साइड की, SiO2 रेत, इनकी परत चढ़ाई जाती है। जब जाकर के कहीं ना कहीं वो वहां पर ठहरती है और कुछ काम हो पाता है। तो ऑक्साइड्स बहुत थर्मली स्टेबल होते हैं, इसलिए इनका डिकम्पोजिशन होता ही नहीं है। सिर्फ किसका पढ़ना रहेगा? क्लोराइड्स का पढ़ना रहेगा, और पॉलीएटॉमिक में इनका पढ़ना रहेगा। अब मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे कि थर्मल स्टेबिलिटी पॉलीएटॉमिक एनायन कंटेनिंग सॉल्ट्स के अंदर पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन पे डिपेंड करती है इनवर्सली। अगर कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी अपने आप कम होती है। अभी समझाता हूं कैसे होता है। मुझे पता है पोलराइजेशन पावर 5 जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। याद है? चार्ज ऑन कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन, यही तो 5 था।
तो फाई मतलब चार्ज के डायरेक्टली और साइज के इनवर्सली। तो ऐसे लिखने से इनडायरेक्टली थर्मल स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गई? साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई और चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। लेकिन यहां पर मैंने मोनोटोमिक लिया है और मोनोटोमिक में थर्मल स्टेबिलिटी को साइज की इनवर्सली दिया है, यहां डायरेक्टली और यहां इनवर्सली, दोनों में अलग अलग चेंज है। यहां पर दोनों में ध्यान रखना साइज से रिलेशन आ रहा है, लेकिन एक में डायरेक्ट आ रहा है और एक में इनवर्स आ रहा है। अब समझ जाने की कोशिश करता हूं मैं आपको यहां पर होता क्या है, सुनना ध्यान से। फर्स्ट कैटेगरी थर्मल स्टेबिलिटी देखने अपन यहां पर ऐसे कंपाउंड्स की जो पॉलीएटॉमिक एनायन कंटेनिंग है, पॉलीएटॉमिक एनायन कंटेनिंग सॉल्ट्स, सुनते जाना ध्यान से, कंटेनिंग सॉल्ट्स, ठीक है। करें स्टार्ट। देखो एग्जांपल के तौर पे लिया, सपोज मैंने यहां पर फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स सपोज मैंने यहां पे लिया मेटल कार्बोनेट। क्या लिया है? मेटल कार्बोनेट लिया और मैं इसको हीट देके देख रहा हूं। यहाँ पे कोई कार्बोनेट कंपाउंड है, मुझे दिया गया है, बोला गया है बताइए इस कार्बोनेट को सॉल्ट को हीट करो, क्या ये हीट करने पे टूटेगा? और अगर टूटना है तो कंपाउंड क्या देगा, नए कंपाउंड्स क्या बनाएगा, ये आपको पूछा गया है। तो आपको ऐसे देखना है, मेटल कार्बोनेट को अगर आप देखोगे तो ये एक तरह का आयनिक कंपाउंड जो बना हुआ है मेटल +2 से और CO3- से, बोलो सही है ना? आयनिक कंपाउंड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है ना। आयनिक बॉन्ड बना होगा तो लैटिस एनर्जी निकली होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। कंपाउंड बना होगा लैटिस एनर्जी निकली होगी, आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड बना होगा, स्टेबल होगा, लैटिस एनर्जी भी अच्छी खासी निकली होगी, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा C डबल बॉन्ड O, यहां पर ये O नेगेटिव है, यहां ये O नेगेटिव है। मुझे पता है इसमें रेजोनेंस भी होता है इस कार्बोनेट आयन के अंदर, याद है। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करते हैं, जब पाई इधर आएगा तो नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो एक तरह से पाई के साथ में O नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स भी डीलोकलाइज कर रहे हैं, बोलो सही है, कर रहे हैं। इससे कौन जुड़ा हुआ है? M+2। कौन जुड़ा हुआ है? M+2। आयनिक अटैचमेंट से जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, है ना। मान लो ये दोनों के बीच में क्या बॉन्ड बना हुआ है? आयनिक, ये दोनों आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही आपने इस कंपाउंड को हीट करना स्टार्ट किया, तो अगर इस कार्बोनेट के अंदर ये जो मेटल आयन था, ये ऐसा नेचर रखता था जिसकी नेचर हाई फाई थी। कैसी थी? हाई फाई, मतलब पोलराइजेशन पावर इसका बहुत हाई था, हाई फाई कैटायंस की कैटेगरी में आता है। कौन से होंगे हाई फाई कैटायंस? पूरी पीरियोडिक टेबल में सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस को छोड़ करके जो भी हैं वो सब हाई फाई मानना। क्या बोला? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को छोड़ के जो भी हैं वो सब हाई फाई मानना। तो उन सब की बात कर रहा हूं मैं कि उनको चार को छोड़ के आप कोई सा भी यहां ले लो, अगर वो हाई फाई कैटेगरी का है। तो हाई फाई होने का मतलब क्या है बताओ? फाई हाई होता तो क्या करता था कैटायन? इलेक्ट्रॉन्स को खींचता था, है ना। तो जैसे आपने हीट देना स्टार्ट किया, इसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स किससे अट्रैक्ट करेगा? अपने से जुड़े हुए एनायन से खींचेगा। अब एनायन के पास भी किसके पास इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास या O के पास? O के पास, क्योंकि कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी बॉन्डिंग में काम आ चुके हैं। कार्बन तो ऑलरेडी +4 स्टेट में है, 4 ही होते हैं, चारों आयुष में आ चुके हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। O के पास इलेक्ट्रॉन है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो लोन पेयर पड़े हुए हैं O के पास, उससे खींचेगा। अब जैसे O से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट किया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ O पर, पाई बॉन्ड यहाँ पे और O के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहे थे, रेजोनेंस कर रहे थे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे रेजोनेंस कारण से, वो इलेक्ट्रॉन्स कौन खींच के ले गया? कौन खींच के ले गया? मेटल +2। अगर इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे और C और O के बीच के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, क्योंकि रेजोनेंस से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो बॉन्ड अब स्ट्रॉन्ग रहा या वीक हो गया? और वीक हो गया तो हीट करने पे टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा? तो जैसे इसने ऑक्सीजन को तोड़ा, इलेक्ट्रॉन्स लेके गया उसका, ये रेजोनेंस ब्रेक हुआ, रेजोनेंस ब्रेक हुआ तो C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। और जैसे ही C और O के बीच का बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हुई, ब्रेक हुआ, ब्रेक होते मेटल ऑक्साइड अलग और CO2 अलग। तो मतलब क्या बना? एक तो बन गया मेटल ऑक्साइड, कौन सा बन गया? CO2 गैस बन गया। क्या कंपाउंड डिकम्पोज हुआ कि नहीं हुआ? कंपाउंड डिकम्पोज हो गया। आया समझ में? हाँ, तो किसी भी यूनिवर्सल लाइन बोल दो कि किसी भी कार्बोनेट को आप, ब्रह्मांड में कोई सा भी कार्बोनेट है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट को छोड़ करके कोई सा भी कार्बोनेट हो, वो हीट करने पर हमेशा एक तो ऑक्साइड देता है और साथ में CO2 गैस को लिबरेट कर देता है। आया समझ में? आया समझ में? इतना समझ में आया? ये किससे हो पाया? जब इसका नेचर हाई फाई था कि लो फाई था? हाई फाई था। अब मैं इसी तरह का एक एग्जांपल और ले रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक एग्जांपल और लिया मैंने बी कैटेगरी में, यहां पे मैंने लिया है मेटल सल्फेट को। मेटल सल्फेट की हीटिंग कर रहा हूं, मुझे बोला गया बताइए मेटल सल्फेट को हीट करने पर क्या मिलेगा। ठीक है, अब आप बताओगे मेटल सल्फेट का मतलब क्या है? ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, M+2 और SO4- से मिलकर बना हुआ है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है ना। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाए तो सल्फेट का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव और O नेगेटिव, बोलो सही है, ये होगा। और इससे कौन जुड़ा हुआ है? M+2। कौन जुड़ा हुआ है? M+2 जुड़ा हुआ है आयनिक बॉन्ड से, जुड़ा हुआ है आयनिक बॉन्ड से। अगर मान लो इसका नेचर कैसा है? हाई फाई। कैसा है?
हाई फाई किसको छोड़ के, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम को छोड़ करके बाकी कोई भी कैटायन यहाँ पर हाई-फाई वाला है। तो क्या करेगा, एनर्जी मिलते ही खींचेगा, खींचेगा तो अंदर चल रहा है रेजोनेंस टूट जाएगा, अंदर चल रहा है रेजोनेंस टूट जाएगा तो एस और ओ वाले बॉन्ड वीक हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे तो उनका ब्रेकेज होना पॉसिबल है कि नहीं है। तो जैसे ही इसको ऑक्सीजन को खींचा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स खींचे, ऑक्सीजन लेकर के अलग हो गया और बॉन्ड तोड़ करके SO3 को लिबरेट कर दिया। क्या प्रोडक्ट समझ में आया कैसे बना, समझ में आया मैकेनिज्म क्या हुआ रिएक्शन का, यहाँ पर ये प्रोडक्ट मैकेनिज्म था। आई बात समझ में। अगर यहाँ पर इसका नेचर लो फाई होता तो ये खींचता कि नहीं खींचता, नहीं खींचता, नहीं खींचता तो ये वाला रेजोनेंस ब्रेक, और रेजोनेंस ब्रेक नहीं होता तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग रहता, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता तो ये टूटता कि नहीं टूटता, और नहीं टूटता तो कंपाउंड डिकम्पोज। इसका मतलब थर्मली बहुत स्टेबल या लेस स्टेबल, बहुत स्टेबल है। आई बात समझ में, है ना। ये थर्मल स्टेबिलिटी का बेसिक था। अब मैं बोलता हूं, जैसे एक एग्जांपल आपने और लिया, सुना ध्यान से, एक एग्जांपल और लिया आपने यहाँ पर सी नंबर पे, ये लिया मैंने मेटल के 2 मेटल हाइड्रोक्साइड लिया, मैं देख रहा हूं इसको हीट करने पे मुझे क्या मिलता है ना। ये रहा यहाँ पर, बताओ ये भी आयनिक कंपाउंड है, मेटल +2 है और 2 क्या है इसमें, OH-, 2 क्या है इसमें, OH-। तो मैं पहले मेटल +2 बोल रहा हूँ, ये रहा, ये OH- यहाँ है, ये OH- मैंने यहाँ बना दिया, लेट्स सपोज कुछ ऐसा है, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ, आयनिक, कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। जैसे आपने हीट करना स्टार्ट किया, एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन्स खींचे, बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया, बॉन्ड तोड़ दिया, यहां से क्या निकल गया, वाटर, क्या निकल गया, वाटर निकल गया। तो एक तो निकल गया वाटर यहाँ पे, बताओ अब दूसरा क्या निकलेगा, मेटल ऑक्साइड। क्या डिकम्पोज हुआ कि नहीं हुआ, डिकम्पोज हो गया। समझ में आ रहा है कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना। किसी भी हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे यही मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट अब यहां पूछा जाता है कि सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, इन चारों के हाइड्रोक्साइड्स की बात करो या इन चारों के कार्बोनेट्स की बात करो, हाइड्रोक्साइड्स, या इनके कार्बोनेट्स की बात करो या इनके सल्फेट्स की बात करो। मैं कह रहा हूं सिर्फ कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं पर मैं कहता हूं इनके अगर कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड दिए आपको तो ये कभी और डिकम्पोज नहीं होंगे। तो थर्मली कैसे हैं, थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल, थर्मली मोस्ट स्टेबल कैटेगरी में आते हैं। सर एक टेम्परेचर तो ऐसा आएगा ना कभी डिकम्पोज हो जाएंगे, डाउट आता है। सर आप कह रहे हो कभी डिकम्पोज ही नहीं होंगे, हम टेम्परेचर बढ़ाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, हजारों डिग्री से पहुंचा दिया, कभी तो जाके टूटेगा, कभी तो दम तोड़ेगा, नहीं कभी भी नहीं टूटता है, ब्रेक ही नहीं होते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर क्या होगा ना पता है, मेल्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मेल्ट। अब मेल्ट होने का मतलब टूटना नहीं होता है, मेल्ट होने का मतलब क्या है, सिर्फ स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन है ना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सिर्फ ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन है। टूटने का मतलब क्या है, कंपाउंड का अपनी नए कंपाउंड्स में चेंज होना, अपना एग्जिस्टेंस खो देना। बल्कि जबकि स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन अपना एग्जिस्टेंस खोता नहीं है कंपाउंड, ये मेल्ट हो जाएंगे। क्यों मेल्ट हो जाएंगे, सुना ध्यान से, एक्चुअली में होता क्या है। जैसे मान लो आपने Na2CO3 लिया, Na2CO3 का मतलब 2 Na+ है और क्या है, CO3-2, क्या है, CO3-2, और इनके बीच में क्या बना हुआ है बेटा, आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। यहां पर इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है ना। आपने मेल्ट करना, हीट करना स्टार्ट किया, हीट करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, लेकिन इसका नेचर कैसा था, लो फाई। ये सारे कैसे हैं, लो फाई वाले हैं। लो फाई वाले हैं तो हीट करने पे एनर्जी का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, खींचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, खींचा ही नहीं, तो रेजोनेंस ब्रेक नहीं हुआ। रेजोनेंस ब्रेक नहीं हुआ तो बॉन्ड वीक नहीं हुए, बॉन्ड वीक नहीं हुए तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़िया थी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़िया थी तो टूटने से इनकार हो गया। अगर ये नहीं टूटे तो कौन सा टूटेगा, ये नहीं टूटे तो कौन सा टूटेगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा। होता यही है। हम अभी तक कौन से बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, आयनिक वाले को, कोवेलेंट वाले को, बताओ, कोवेलेंट वाले को ब्रेक कर रहे थे। लेकिन ये 4 ऐसे होते हैं जिनके हाइड्रोक्साइड लो या कार्बोनेट लो या सल्फेट लो, इनके अंदर इनका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से पहले ही इनका आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से पहले आयनिक बॉन्ड ब्रेक क्यों हो गया, क्योंकि इनकी कैटेगरी कैसी थी, लो फाई। अट्रैक्शन ज्यादा था कि कम था, कम था, इसलिए इनका लैटिस पहले से ही वीक था, लैटिस पहले से ही वीक था। जैसे ही आपने हीट करना स्टार्ट किया, आयनिक बॉन्ड ने पहले दम तोड़ दिया कोवेलेंट बॉन्ड से। अगर ये पहले टूट गया तो आयंस अलग हो गए, आयंस अलग हो गए तो मोल्टन फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई, मोल्टन। आपको पता ना आयनिक कंपाउंड में सॉलिड तो पैकिंग रखता है जबरदस्त, कैटायन एनायन का सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उसको पिघलाते हो तो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में जो लेकर के आते हो तो कैटायन एनायन के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ देते हो या वीक कर देते हो। तो उसमें क्या होता है, कैटायंस एनायंस फ्री हो जाते हैं, कंडक्टिविटी चालू हो जाती है। याद है Na+Cl-, याद है मैंने बताया था NaCl का। तो कंडक्टिविटी कम आती है जब फ्री होते हैं, है ना। और फ्री कब होंगे, जब कैटायन एनायन से अलग होकर के मोल्टन फॉर्म में आएगा, है ना। तो अगर बॉन्ड वीक रहा, टेम्परेचर देते गए तो आयनिक बॉन्ड पहले टूट गया तो कैटायन अलग, एनायन
अलग हो गया। अब पैकिंग सॉलिड वाली रही है, लिक्विड आ गई, मोल्टन हो गया ना, लिक्विड आ गई ना, और लिक्विड अगर आ गई तो कैटायन एनायन पास होंगे या दूर हो गए? अरे भूल ना, सॉलिड में पास होते हैं, लिक्विड में दूर होते हैं। अगर कैटायन एनायन दूर हो गए हैं, पहले ही एक तो उसका नेचर लो फाई था, और वो कैटायन एनायन से दूर भी चला गया, और दूर चला गया तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अब बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो ये रेजोनेंस ब्रेक बिल्कुल होने के चांसेस कम। अगर खत्म हो गए चांसेस रेजोनेंस के ब्रेक होने के, तो बॉन्ड टूटने के चांसेस भी खत्म हो गए, मतलब कंपाउंड कभी डिकम्पोज हो गई, कंपाउंड कभी डिकम्पोज हो गई नहीं। आई बात समझ में? आयनिक बॉन्ड पहले टूट जाता है, इस चक्कर में इनके कंपाउंड डिकम्पोज होते, बीच का आयनिक बॉन्ड पहले दम तोड़ देगा और मेल्ट हो जाएंगे। आयनिक बॉन्ड ने दम क्यों तोड़ दिया? क्योंकि लो फाई थे, चार्ज कम था, साइज बड़ा था, लैटिस वीक था। आई बात समझ में? और कोवेलेंट बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग रहा? रेजोनेंस चल रहा था। लेकिन यहां कैटेगरी किसकी थी? हाई फाई की। हाई फाई के अंदर क्या था? चार्ज भी ज्यादा था, साइज भी छोटा था, खींच लिए इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचे, एनर्जी मिलती ही अंदर के कोवेलेंट बॉन्ड को ही तोड़वा दिया। कैसे? रेजोनेंस को ब्रेक कर दिया। ये रेजोनेंस ब्रेक करने का काम ये कर ही नहीं पाए, इसलिए पहले कौन सा बॉन्ड टूट गया? आयनिक टूट गया। कौन सा टूट गया? आयनिक टूट गया। अब एक बात और बताना, अगर मैं एक बात पूछ बेटा यहां पर कि किसी कंपाउंड की अगर एलई ज्यादा हो, सुनना ध्यान से, तो क्या किसी कंपाउंड की एलई ज्यादा होने से उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी? यस और नो? कोई कंपाउंड में अगर एलई बहुत ज्यादा निकल रही है, एलई कब निकलती? कौन से कंपाउंड के बनते वक्त? आयनिक के कोवेलेंट। अगर एलई का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तो आयनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ। हीट करके तोड़ना, उसको हीट करके तोड़ना मुश्किल होगा या आसान होगा? मुश्किल होगा। तो टीएस थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। ऐसा होना चाहिए। मैं कहता हूं ऐसा होता भी है और नहीं भी होता, होता भी है और नहीं भी होता है। कब नहीं होता है, कब होता है, समझना ध्यान से, सुनना ध्यान से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मेटल कार्बोनेट कैसा कंपाउंड था? कोवेलेंट क्या? आयनिक? आयनिक कंपाउंड था। कैटायन भी है और एनायन भी है। इसके बनते हुए अच्छी खासी एनर्जी निकली होगी। क्यों? क्योंकि +2 -2 चार्जेस भी ज्यादा है ना। Z+ इंटू Z- का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा रहा होगा, एलई ज्यादा रही होगी। बात समझ में आ रही है? फिर भी तो डिकम्पोज हो गया। आप कह रहे हो आयनिक कंपाउंड है, स्टेबल है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अच्छी खासी एलई निकली है, फिर टूटा तो क्यों टूटा? फिर क्यों टूटा? बताओ, इसको तोड़ने में कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है? आयनिक बॉन्ड की कोवेलेंट बॉन्ड? इसके टूटने में कोवेलेंट बॉन्ड। तो किसी कंपाउंड के टूटने में अगर कोवेलेंट बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है तो उसकी गारंटी एलई थोड़ी लेता है। एलई तो आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करता है। आई बात समझ में? उसके अकॉर्डिंग तो एलई ज्यादा तो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, और आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन कंपाउंड में अगर हीट करते हुए कोवेलेंट बॉन्ड ही टूट गया और कंपाउंड डिकम्पोज हो गया तो उसकी गारंटी एलई से थोड़ी दोगे। आई बात समझ में? एलई से गारंटी दे सकते हो कब? जब कंपाउंड में एक ही प्रकार का बॉन्ड हो, आयनिक। अगर कंपाउंड में बॉन्ड ही कौन सा था? आयनिक। कोवेलेंट बॉन्ड था ही नहीं कहीं भी, तो फिर आपको उसको अलग करना है, उसको थर्मल डिकम्पोज करना थर्मली, तो एक ही बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा? आयनिक। तो फिर डिपेंड करेगा एलई पर कि एलई ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा। आई बात समझ में? अगर एलई कम, स्टेबिलिटी कम, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम। लेकिन कंपाउंड में अगर आयनिक और कोवेलेंट दो प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट है और उसमें कोवेलेंट पहले दम तोड़ दे और आयनिक वैसा का वैसा बना रहे, तो उसकी गारंटी एलई नहीं लेता है। आई बात समझ में? इसलिए हमेशा ऐसा कहना सही नहीं होगा। यही रीजन है कि यहां पर, चलो अब एक चीज और रिलेट करते हैं। अब मुझे बताओ, यहां पर अगर इस कैटायन का फाई बहुत हाई हुआ तो ज्यादा जल्दी खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी खींचेगा तो जल्दी रेजोनेंस ब्रेक होगा, रेजोनेंस जल्दी ब्रेक होगा तो जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा के कम? कम होगी। तो मतलब कहने का यही तो था कि अगर पोलराइजेशन पावर फाई ज्यादा होगा तो कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। आज समझ में क्यों इनवर्स रिलेशन लिखा है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? साइज के। ये तो होता ही है क्योंकि ये चार्ज के डायरेक्टली, तो ये इनवर्सली। आया समझ में? ऊपर से नीचे आने पर कैटायन का साइज बढ़ेगा, कैटायन का साइज बढ़ेगा तो फाई की वैल्यू कम होगी, तो खींचना कम होगा, खींचना कम होगा तो टूटना कम होगा, टूटना कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। आई बात समझ में? ऊपर वाला कैटायन छोटा साइज का है, बड़ा साइज का? छोटा। तो हाई फाई के लो फाई? फाई हाई फाई है तो जल्दी टूटेगा या मुश्किल से टूटेगा? थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। इसका मतलब साइज छोटा, थर्मल स्टेबिलिटी कम, साइज बड़ा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। रिलेशन डायरेक्ट। आया समझ में? आया समझ में? सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है पॉइंट? अब रिलेट करते हैं यहां पर इस तरह। ऐसा मत सोचना कि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के सिर्फ सारे कंपाउंड ही नहीं टूटते हैं। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के सिर्फ हाइड्रोक्साइड्स, सिर्फ कार्बोनेट, सिर्फ सल्फेट्स का ही डिकम्पोजिशन नहीं होता है, इनके नाइट्रेट्स टूटते हैं। ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, इनके नाइट्रेट्स टूटते हैं, इनके बाइकार्बोनेट्स टूटते हैं।
तो हमेशा ऐसा मत सुनना कि लो फाई है तो कभी टूटेंगे ही नहीं, नहीं, ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करेगा कि उनमें अट्रैक्शंस किस तरह के हैं। कंपाउंड्स कंपाउंड वेरी करेगा, इसलिए हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फेट ब्रेक होते नहीं देखे गए हैं, लेकिन नाइट्रेट्स ब्रेक होते हैं। कैसे होते हैं बताऊंगा आगे, है ना। हाँ, बाइकार्बोनेट्स ब्रेक होते हैं, कैसे होते हैं बताएंगे आगे। आया क्लियर हुआ इतना पॉइंट? क्या करोगे, लिखो इसको आप यहां तक। एक बात और बता दूं, फिर लिख लेना। देखो एक दिन से वो तो केस अपने जो डिस्कस किया अभी, कौन सा था, पॉलीटोमिक का। कौन सा, पॉलीटोमिक का। अब अगर मोनोटोमिक की बात आती है तो मैं कहता हूं थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है ना। क्यों ऐसा है, क्योंकि एक ही प्रकार का बॉन्ड तोड़ना है। मोनोटोमिक मतलब मान लो आपके सामने HF है, HCl है, HBr है और HI। आपको बोला गया बताइए मैं थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है ना। तो अब बताओ इसमें बॉन्ड कौन सा है, ये सारे कंपाउंड कोवेलेंट के आयनिक है। अरे कोवेलेंट होते हैं बेटा, ये आयनिक नहीं होते हैं। पानी में जाकर के H+ F- में या H+Cl- में टूटेंगे। बाहर तो कोवेलेंट है, पानी में जाके आयंस में टूटते हैं, ऐसे प्योरली कोवेलेंट होते हैं। तो एक कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट तो बॉन्ड एक ही तोड़ना है इनको अलग करने के लिए। अब एक ही बॉन्ड तोड़ना है अंदर से ये वाला, तो सब कुछ इसी बॉन्ड पे डिपेंड करेगा। अगर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी। और इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, इसकी लेंथ पर। और लेंथ किस पे डिपेंड करेगी, साइज पर। तो यहां से यहां आने पर क्या, FCl Bri साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी। इसलिए मोनोटोमिक में साइज बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। आई समझ में। लेकिन अगर मुझे यहां पे दिया जाए BeCO3 से लेकर के BaCO3 तक, मान लो BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3 दिया है, बताओ आयन कौन सा है, मोनोटोमिक या पॉलीटोमिक। पॉलीटोमिक। तो फिर किस पे डिपेंड करेगा, कैटायन के फाइव पर। कैटायन के फाइव पर बताओ बेरिलियम+2 का फाइव ज्यादा है कि बेरियम+2 का। ऊपर से नीचे आ रहे हो, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो फाइव कम होगा, फाइव कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ी। तो ऑर्डर कैसा आएगा, ऐसा है। आया समझ, इसमें डिक्रीजिंग आ रहा है और इसमें इंक्रीजिंग आ रहा है। आया समझ। ये ऑर्डर आप ध्यान रखना है। तो ये इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे, करेंगे कुछ।
रिवाइज कर लेना है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।